The significance of metallurgy. इसको उन्होंने पिछले चैप्टर से जोड़ा है केन और एबल कि जब इंसानियत के दो बड़े बड़े वो हैं इससे एक नोमैडिक्स हैं और एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं केन और एबल जो नोमैड्स हैं वो एबल है और जो एक जगह रहते हैं वो केन है। फिर आगे चल के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वही फिर टाउन्स भी बनाते हैं। इस तरह से आपने पढ़ा हुआ तो होगा इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करता कि जो सेडेंटरी पीपल्स हैं वो सॉलिड चीज़ों में काम करते हैं और उसमें भी हमें एक तरतीब नज़र आती है कि इनिशियली आप में से जो निसाब में है उन्होंने बुद्धिस्ट और हिंदू आर्किटेक्चर को जब स्टडी किया उसमें देखा कि इनिशियल जो सेंचुरीज थी वो वुड में थी, उससे पहले शायद थी नहीं, उससे पहले वुड में थी और बहुत बाद में जाके फिर स्टोन में आई अराउंड द 6th सेंचुरी के। बुद्धिस्ट आए उससे पहले और हिंदू जो है 6th सेंचुरी में और बुद्धिस्ट जो है अराउंड 2000 ईयर्स अगो। तो वुड से फिर वो कहते हैं कि सेडेंटरी पीपल्स की बात हो रही है, स्टोन में आ जाता है काम। यानी कि within the sedentaries there are phases as he explained in the last chapter. There is the agricultural phase, then there is the town phase, both are also together, and now is the current phase, which is the industrial age. इसमें फिर वो कहते हैं कि मेटल एटलीस्ट वेस्ट में और हमारी बिल्डिंग में भी इनके अंदर सब मेटल ही घुसा हुआ है, मगर टिपिकली न्यूयॉर्क ऐसी हाई राइज जगह देखें तो वो तो बिल्डिंग्स भी मेटल की बनी है, स्टील एंड ग्लास जैसे। तो कहने की बतदरीज सॉलिडिफिकेशन की साथ साथ निशानी भी है ना आउटवर्ड, क्योंकि जो सेडेंटरीज हैं दे आर मोर कनेक्टेड टू द सॉलिड एलिमेंट्स, द मिनरल, द व्हाट वी कॉल द मिनरल, whereas the nomads were not even allowed to work in, not to make images and statues, क्योंकि वो फ्री लोग थे, कैद नहीं हो सकते थे। दूसरा पॉइंट ये अच्छा पॉइंट था मैं समझता हूँ, इंडस्ट्रियल एज अब ज्यादा इस दौर में आ रहे ना, उसकी क्रिटिक हो रही है। इंडस्ट्रियल एज में मेटल का इस्तेमाल आपको पता है, हमारी गाड़ियां हर चीज मेटल जो है छा गया। अब मेटल के वो दो एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव, ऐसा ही बात हुई बिल्डिंग्स बनती हैं इसमें सरिया डला हुआ है, गाड़ियां बनती हैं, ये सब कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं, मगर साथ ही साथ मेटल का एक डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट भी है। ये अभी आगे जाके खोलेंगे ना, ठीक हो गया ना, इसकी बात करते हैं। इसमें जाहिर है कंस्ट्रक्शन इज ऑब्वियस, डिस्ट्रक्टिव ही सेज इट्स मोस्ट ऑब्वियस मैनिफेस्टेशन आर द मॉडर्न वॉरफेयर, मेटल बेस्ड चीज ज़्यादा है। यानी कि मेटल में ये दो खसलतें पाई जाती हैं, इसको हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था, और बाकी चैप्टर इसकी जो क्वालिटेटिव या कह लो एस्पेक्ट है ना, डबल एस्पेक्ट ऑफ मेटल, उस पर बात होगी। तो उस हवाले से हमने जिक्र किया था कि कुरान में भी सूरह अल-हदीद में भी यही बात प्रैक्टिकली की है। We sent aforetime our apostles with clear signs and sent down with them the book and the balance, that men may stand forth in justice. लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्ति। अब आ रहा है अगला, व अंज़लनल हदीदा, and we sent down iron, व अंज़लनल हदीदा फ़ीही बअसुन शदीदुन, in which is mighty war or material for mighty war। दूसरे ये तुम यूसुफ अली का है, मोहम्मद असद ने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है, and we bestowed upon you from on high iron,
उधर उन्होंने उसमें ब्रैकेट में डाला है द एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ आयरन। इसमें जो बिब्लिकल ट्रेडिशन है उसके तहत वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ केन, अभी नाम आ जाएगा, तुबल केन, brought the knowledge of using iron was revealed to him, if I remember correctly. ठीक है ना जी? So here he says, and we bestowed from on high iron, in which there is awesome power. ये उसको awesome power कहते हैं, बासुन शदीदुन, ठीक है ना? इसका नफा भी सुन रहा था। आ रहा है। वो अगर अल्लाह ताला ने पहले इसकी डिस्ट्रक्शन की बात की, which is interesting. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس, as well as many benefits for mankind. और इन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया है? In which there is awesome power as well as benefits for man. आगे फिर चलते हैं। वमनाफिउ लिन्नास वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलगैबि इन्नल्लाहा कवियुन अजीज। That Allah may test who it is that will help unseen him and his apostles. For Allah is full of strength, exalted in might, and able to enforce his will. तो ये इधर ये मोहम्मद हसन भी ये कह रहे हैं कि there are benefits in it for man, and all this was given to you so that God might mark out those who would stand up for him and his apostle, even though he is beyond the reach of human perception. Verily God is powerful, almighty. कहने का मकसद, this is amazing, and this is what he's going to be talking about, कि iron has these two aspects of benefit and of destruction. अब इसको जरा खोलेंगे according to spiritual principles. यहाँ तक तो क्लियर है ना कि भाई it is sort of in parallel. इसके पीछे दायरा है वो पूरी किताब जिस पे बेस्ड है कि the whole cycle of manifestation is, ये वापस we'll come back to this, from essence to substance. तो जैसे जैसे ये हकीकत से दूर होती जाती है, सॉलिडिफिकेशन और मटीरियलिज्म की तरफ इंसान बढ़ता है, रूह से मैटर की तरफ ज़्यादा आता है, तो ये तो प्रिंसिपल है ना। तो उसी प्रिंसिपल के तहत फिर हम ये देख रहे हैं ना वो। और फिर इसकी अब मेटल की ये दो बातें उन्होंने की, इसको फिर आगे कहते हैं these two aspects of metal give rise to two applications. One is negative, आगे चल के पहले सारे मेटल की, जैसे फॉर हीब्रू कहते हैं लॉ जो है दैट्स मोस्ट वेल नोन, उसमें पहले तो हर किस्म का मेटल डिसअलाउड था, बट अल्टीमेटली उसका सिंबल आप कह लें आयरन को बनाया गया। जो इंटरेस्टिंग है वो आयत में भी आयरन आ रहा है, आयरन एज द थिंग व्हिच वाज नॉट अलाउड इन सर्टेन थिंग्स। और फिर आगे फिर ऑब्वियसली देयर इज आल्सो सेक्रेड एस्पेक्ट ऑफ मेटल आल्सो। नाउ विल से कि क्यों ऐसे, वो कह रहे हैं कि टेम्पल ऑफ जेरूसलम बनाने में आयरन का इस्तेमाल मना था, या इनिशियल ऑल्टर्स में नहीं बना सकते थे, अनह्यून स्टोन से इनिशियल ऑल्टर्स बनते थे जब जूस नोमैड्स थे। मगर वंस दे सेटल डाउन तो उन्होंने कहा कि ऑन साइट हैमर और आयरन की आवाज नहीं आएगी, ऑफ साइट ड्रेस होंगे स्टोन्स। मगर विद इन द टेम्पल देयर वर रिचुअल ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ मेटल्स, मेटल के दोनों हिस्से। तो अब इस पे आएंगे कि ये क्यों है। इसमें ये कहते हैं कि इसका जो सेक्रेड एस्पेक्ट है, बता दूंगे आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट समराइजिंग, क्योंकि यही इसका मेन मुद्दा चल रहा है ना कि अल्टीमेटली सेक्रेड मेटल्स की बात हो रही है, बिकॉज दे आर आल्सो कॉल्ड द प्लैनेट्स of the lower world, of the material world.
प्लैनेट्स का मतलब यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली देयर आर एस्ट्रल कॉरेस्पॉन्डेंसेस। क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं जो यानी कि ये नॉन मटेरियल तरीका है चीज़ों को देखने का, तो दे आर सपोज्ड टू सिंबलाइज सर्टेन क्वालिटीज, द फिजिकल प्लैनेट्स आर so those same qualities in the material world, the metals, जैसे देखिए ना सारे चमकदार चावल अकीक और नीलम, ये भी तो मेटल्स का भी इसी तरह से है, मगर स्टोन इनिशियली इस चैप्टर में कहते हैं कि स्टोन उसकी सबसे सॉलिड फॉर्म है, और फिर अंडर द अर्थ वो भी है, वो हम देखते हैं। स्टोन्स में तो पॉजिटिव एस्पेक्ट काफी नुमाया है, मेटल्स में भी इसी तरह जो है ना, ये कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंसेस लगाई गई है एस्ट्रल से, मगर क्योंकि इन सेंस मेटल शहर में ज्यादा और सबटेरेनियन नीचे से निकाला जाता है, तो उसमें नेगेटिव ज्यादा है स्टोन से बिना, तो ये तो हम एस्ट्रल कॉरेस्पॉन्डेंसेस। अब जब एस्ट्रल है यानी कि प्लैनेट्स की जो क्वालिटेटिव है, तो जैसे प्लैनेट्स का भी दोनों साइडें मानी जाती हैं एस्ट्रोलॉजी में, बेनिफिक भी और मेलेफिक भी, तो सिमिलरली इसमें भी यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ी, अगर हम यूँ कहें मेटल एस्ट्रल में बेनिफिक भी है और मेलेफिक भी है। तो जब हम उसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो फिर वो रिचुअल में इस्तेमाल, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह, या रिचुअली या फिर उसकी ट्रांसम्यूटेशन की जाएगी, सब्लिमेशन यानी कि उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, समटाइम्स इवन थ्रू डिजाइन। जबकि मॉडर्निटी में तो जो मेटल की मेटलनेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, मगर आप अगर किसी पुराने चर्च उसमें देखें मेटल की जाली, तो उसकी जैसे मटेरियल जो सॉलिडिटी और जो शार्पनेस है उसको सॉफ्टन किया जाता है थ्रू द डिजाइन, हल्की सी जाली बनी होगी वगैरह, इसका भी वो ही फंक्शन है उसको सब्लिमेट करने का। तो दिस बिकम, इसका जो पॉजिटिव साइड है दैट बिकम द मिनरल सिंबलिज्म ऑफ एल्केमी। ये जो पुरानी साइंस थी एल्केमी, जिसमें से होम्योपैथी निकली है, तो वो भी तो अक्सर मेटल्स और सब्सटेंसेस से ही शुरू होती है ना, जो उसकी सब्लिमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होती है टू मेक इट इनटू मेडिसिन। सम ऑफ देम आर इवन पॉइजन, जैसे आर्सेनिक, तो आर्सेनिक से जो उसको जब ट्रांसम्यूट करते हैं तो दवा बन जाती है। पॉजिटिव साइड पे देखें तो इसी तरह फेरस, फॉस, सारी मशहूर दवाइयाँ हैं होम्योपैथी की, फॉस्फोरस, फेरस यानी कि आयरन से रिलेटेड वगैरह, तो ये उसका एक पॉजिटिव पूरी एक ट्रेडिशन है। यूनानी में भी है ना ये सारी। हाँ, मगर वो देखिए पुष्टे बनाते हैं ना, उसको पूरा एक प्रोसेस से गुजारते हैं, तो playing with the qualitative side, modern science को पता है प्रोटोकेमिस्ट्री मानते हैं, केमिस्ट्री जस्ट डील्स about something else। तो जब मेलेफिक एस्पेक्ट देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि मेटल जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं, so they are always connected to the subterranean, which is another way of saying, यानी क्या, और ये जो मेटल का इंसानियत को देना, जैसे वो एक मिथ जिसमें वल्कन जो प्रॉफिट या गॉड है वो लाता है, जो 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 बाइबल वाली मिथ है उसमें ये जो मैंने बताया था, टुबल केन लाता है, और ये कहते हैं कि ये दोनों स्मिथ्स थे, इंस्पायर्ड स्मिथ्स थे, तो नाम भी एक जैसे, वल्कन और टुबल केन। ये क्या लेके आते हैं? आयरन का यूज, उसका मेलेफिक यूज नहीं, सेम यूज,
मगर ये कि वो शॉर्ट में लिखा है ना उन्होंने। मतलब इनसे अब मैंने इतना, आप इसको सर्च करना ना कि वल्कन के साथ हो सकता है दोनों चीजें हो, मुझे नहीं पता। मगर आगे चले अगर मेलिफिक एस्पेक्ट कहते हैं उसकी अंडर द अर्थ होने से और क्लोज टू द कॉस्मोलॉजिकली जो फायरी रीजन है ना, तो उसमें नेगेटिव फोर्सेस से फिर कनेक्शन बनता है ना। सो तो शायद प्रॉपर वो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया था, वो हर इल्म जो है वो वही से ही आया है ना। मगर जो दाऊद के बारे में भी Is the breeze करें या बीस तो भी है। अगर ये हाँ ग्रीस जीरा बनाते थे और कहते मेटल उनके हाथ में नरम हो जाता। तो प्रोफेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है ब्रिंग्स आउट द मेलिफिक साइड। इधर बेसिकली पॉइंट ये कर रहे हैं इसके सबटरेनियन होने की वजह से कॉस्मोलॉजिकली या स्पिरिचुअली या सिंबॉलिकली इसमें नेगेटिविटी भी होती है, जो कि जैसे कुरान में और हम देखते भी हैं कि इसको कंस्ट्रक्टिव यूजेस से भी देयर इज बेनिफिट फॉर मैनकाइंड एंड देयर इज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। इसी में एक जगह जिक्र है मुराकबे के दौरान मेटालिक साउंड जो है वो बड़ी प्रोहिबिटेड, साउंड नहीं, उसका टच भी। इसलिए बहुत सी इबादतों में इसकी इजाजत नहीं होती मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की रखने की, बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन टू द इंफर्नल रीजन्स। अभी उस पे आते हैं। लेकिन at the same time कई रिचुअल्स में वो साउंड मेटालिक साउंड जो है बुद्धिज्म में, चर्च में, इवन बुद्धिज्म में भी वो सिंगिंग बोल्स होते हैं या चर्च में जो तो पॉइंट सारा साउंड का मेटल वो साउंड का होता है। इंटरेस्टिंग है ये सारे पॉइंट्स। ये तो लेटर डेवलपमेंट्स हैं बुद्धिज्म तो बहुत पुराना है। नहीं, लेकिन ये साउंड का चर्च वगैरह में जिस तरह होते हैं उस हुजूर के ज़माने में भी वो करते थे कुछ ना कुछ sounds। अब मतलब जो पॉइंट ये कह रहे हैं कि आप ज़रा पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया है कि वो मैंने उसको, मुझे इस तरह ज़बानी याद तो नहीं है मगर उसके मैंने पॉइंट्स बनाए कि उसकी नेगेटिविटी जो है वो उसके ट्रेडिशन भी है। और जब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं दुनिया के कि जब कि अब टोटली मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके लिए तो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसका जो पॉजिटिव है वो नुमादार ही नहीं हो सकता, बिकॉज यू डोंट इवन नो बिलीव इन इट। और क्योंकि असल में ना नेगेटिव साइड भी नहीं दिखती, तो वो फ्री हो जाती है, डू एज इट लाइक्स। और कह रहे हैं कि मनी प्लेज अ ट्रूली नेफेरियस एंड सैटेनिक रोल टुडे, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले केन में नेबल एक इसमें दिखाया था कि पुराने ज़माने में मनी भी सिंबलाइज करता था ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है वो तीनों लेवल पे काम करता था, फिजिकल भी ज़ाहिर लेन देन हो रहा है, मगर साइकिक भी, कि उसमें जो सिंबल्स बने होते थे उससे पॉजिटिविटी का भी ट्रांसफर होता था स्पिरिचुअली एंड इस तरह करके। यानी कि जब आप उसको फिर मटेरियल में रिड्यूस कर दिया तो इट्स ओनली क्वांटिटी। और इंटरेस्टिंगली उसकी काफ़ी बड़ा नेगेटिव रोल है आज की दुनिया में। यानी कि कैसे कैसे ये एक देखो ना, एक तरफ वो बम बन रहे हैं, ये सारा ये भी एक नेगेटिविटी है, दूसरी तरफ पैसा भी एक नेगेटिव इस्तेमाल में ज़्यादा लाया जा रहा है। तो ये खराब पड़ेंगे तो आप नहीं, खास तौर पे न्यूक्लियर और केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है दैट्स आल्सो काइंड ऑफ अल्केमी। और वो लेकिन तो नेगेटिव है ना, डिमोनिक है, सैटेनिक है ना, एग्जैक्टली डिस्ट्रक्शन है कि पावर्स ऑफ केओस। बेसिकली अभी हम इसको समराइज करेंगे तो दिस इज द होल फाइट इज बिटवीन द पावर्स ऑफ ऑर्डर, द एंजेलिक पावर्स and the powers of chaos, infernal powers वही था, which is below physicality, जो उनकी तरफ इशारा है। जैसे कि below the surface of the earth you have the metals, so cosmologically those powers are जो दाता साहब में वो पिरामिड डिस्क्राइब की हुई है, मतलब कि रूहानियत उसमें नहीं, जो कुतुब इंसान वो भी एक ट्रायंगुलर शेप लेती है, बट उसका कहते हैं एग्जैक्ट एक इन्फर्नल ऑपोजिट भी है। वो ये बुक के एंड में उसी तरफ आएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा
अब जिस पॉइंट पर है उधर moving away from the essence is what is symbolized by the fall of Adam. आपने आज एक यहाँ पढ़ा था कि tree of life था ना at the center of the garden. But in Jewish myth है कि it is surrounded by the tree of the knowledge of good and evil, which in that symbolism is shown as a hedge. This is basically separative knowledge, rational knowledge, which hides unitary knowledge. इसमें चीजें अलग अलग होकर नजर आ जाती हैं। कहते हैं ये इतना बड़ा रीजन है कि इसको 500 साल लगे। तो अल्लाह ताला ने forbid किया था to eat of the fruit of the tree of good and evil, कि दो ही में पड़ जाओगे ना, and you lose the paradisal vision of the presence of God everywhere. So the hedge was the forbidden tree. That's the myth. तरह तरह से इसके सिंबलिज्म है ना। बेसिकली कई लोग कहते हैं कि एक ही ट्री था, उसका मतलब उसी ट्री के दो एस्पेक्ट। जो हमारा रीजन है अल्टीमेटली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इंटेलेक्ट, स्पिरिट, बट इन इंडिविजुअल मोड इट वर्क्स इन दिस वर्ल्ड, बट इट वुड नॉट एग्जिस्ट इफ देयर वाज नॉट द स्पिरिट, द सोर्स ऑफ नॉलेज, लव, सीइंग, हियरिंग, लाइफ। So in a sense, it is like an inverted reflection of the one tree. तो उसको इस तरह सिंबलाइज किया है। ये hedge जो है हॉरिजॉन्टल फैलती है। So that is the fall is just a symbol of this losing the eye of the spirit. जब fall होती है तो then वो essence से substance की तरफ जो जाते हैं, उसको उन्हें कहा है कि the phase of solidification. मटीरियलिस्टिक, उसके साथ जो फिलॉसफी मटीरियलिस्टिक है, until it reaches our time, यानी कि his time, he is writing in 1949, which he called the reign of quantity. इसमें यूज ऑफ मेटल्स भी उरूज में साथ साथ चलता है। अब जो आपने पढ़ा होगा, मुझे सही याद तो नहीं है, कि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो भी ज़ाहिर रहती हैं, वो तो होती हैं, मगर ज़ाहिर इंसान ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन की तरफ ज़्यादा उसकी नज़र है, तो वो रहती हैं। जो सटल इन्फ्लुएंसेस हैं लेटेंट रहते हैं, मगर उनकी जो ये नेगेटिव साइड है, सैटेनिक साइड है, वो डिस्ट्रक्शन के ज़रिए, वो जैसे वॉर्स हुई हैं सारी इस एज में, वर्ल्ड वॉर्स वगैरह, वो साइड भी काफी क्लियर है। मगर कह रहे हैं आफ्टर दिस पॉइंट इज रीच्ड एंड ही सेड इट्स ऑलरेडी पास्ट, इज दैट द वर्ल्ड स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर मैक्सिमम सॉलिडिफिकेशन। ही सेड द स्टेज इज ऑफ डिसोल्यूशन। अब बुक जो है ना इस तरफ टर्न करेगी, पूरी किताब ही। अब इस स्टेज में जब यानी हाई मॉडर्निटी के बाद, रैशनलिज्म के बाद, आपने देखा है वेस्टर्न फिलॉसफी में भी रैशनलिज्म का एडिफिस भी टूटने लगता है और टोटल रिलेटिविज्म छाने लगती है। कहते हैं कि फिर इस एज में जो नेगेटिव साइड है, मेलेफिक साइड, कैन असर्ट मोर ओपनली। अब देखिए जब सॉलिडिफिकेशन का अमल जारी होता है तो वो कहते हैं कि बेसिकली इट्स अ मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। डेकार्ट से शुरू हुआ था ना, द वर्ल्ड इज अ मशीन, न्यूटन भी ऐसे ही सोचता था। तो वो मैकेनिस्टिक मटेरियलिस्ट फिलॉसफी जो है उसका एक तो ज़ाहिर है साइंस और इस तरह की चीज़ों में है, उसी मैकेनिस्टिक सोच या साइंस से ही फिर डिस्ट्रक्टिव यूजेस भी निकल रहे हैं ना, उनको वो सैटेनिक साइड ऑफ मैकेनिस्टिक थ्योरी कह रहा है। एक तरफ कंस्ट्रक्टिव है, दूसरी तरफ यानी कि वो हमेशा साथ रहा है नेगेटिव साइड। यानी आप इसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो आई थिंक इट विल बी यूजफुल। तो ये बड़ा आर्गुमेंट सॉर्ट ऑफ समराइज करने की कोशिश ना की। तो लगता है हम आज यही चैप्टर कर सकेंगे, एंड हो रहा है।
मगर विल सी, हाँ देखते हैं। मगर ये अच्छा प्रिंसिपल बड़े जरूरी हैं। It was a very important chapter. है ना, आपने भी कहा था बड़ा अच्छा। जी, I was sad to miss it. ये हमने प्रॉपर्ली किया नहीं था, असल लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं था और मैंने भी बस पढ़ा ही था, नोट्स नहीं बनाए। तो मेटल एक तरफ तो सबटरेनियन फायर है, अब उसका एक दूसरी साइड भी दिखाने लगे कि इसको पॉजिटिवली देखें तो एक हिडन ट्रेजर का सिंबलिज्म भी आता है। अगर उसकी पॉजिटिव साइड अब ले लें, हिडन ट्रेजर गोल्ड एंड सिल्वर कह लें, जो कह रहे हैं हमारी लैंग्वेज में लेजेंड्स कहते हैं, लेजेंड्स को कह रहे हैं हमारी अब और आजकल के लोगों को आजकल की ज़बान। तो मगर इधर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कह रहे हैं कि हिडन ट्रेजर के साथ हमेशा उसके गार्डियंस का कॉन्सेप्ट आता है। और ये वो सटल फोर्सेस है, साइकिक फोर्सेस हैं, एंटिटीज हैं जो कि बहुत डेंजरस हो सकती हैं अगर आप उस, इसलिए तो गार्ड कर रही हैं, एवं ही तो नहीं। सो ट्रेडिशन में उन ये जो साइकिक फोर्सेस है, इनके दो सिंबल्स हैं, एक जायंट्स हैं which I think would be the negative side, and the others are the dwarves which can also be helpful. But both are called as smiths working in the subterranean fire. एक I think is negative, the other is positive. ये तो नहीं लिखा हुआ, ये मेरा स्पेकुलेशन है, अब इस क्योंकि उन्होंने भी उसको कुछ छोड़ सा दिया कि आप समझ के हमें समझ लीजिए। He says there is no, I'm not going to expand this. But in any case, he calls this जो subtle side है, उसको वो कहते हैं this is the cosmic psychism, यानी कि underneath subterranean है, manifestation का जो underbelly है. In present condition, the negative are threatening the solidity of the world. वो जो हमने पहले देखा था, it's like if you have a mirror, the reality is beyond the mirror, which is reflected in the mirror. एक time आएगा कि you start to concentrate not on the image in the mirror, but on the mirror itself. इसकी solidity आपको हकीकत लगने लगेगी। मगर इसके पीछे जो darkness है ना, वो इस मिरर को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। These are the powers of chaos. तो कह रहे हैं कि ये वो पावर्स हैं। Malefic aspect of metals, therefore वो आखिरी पेज पे है कि prohibition of carrying metallic objects during certain rites. In both exoteric rites कहते हैं, हज में भी इसकी काफी ममानियत है, वो कितना फॉलो नहीं करते लोग शायद वगैरह, और फिर प्योरली इनिशिएटिक राइट्स में, जिसकी फॉर एग्जांपल है कि कई वो बुजुर्ग जो है जब वो खास स्टेट में ऐसे मेटल टच भी करे तो उन्हें लगता है आग लग गई है, ये जल गए, क्योंकि उसमें वो एस्पेक्ट तो है स्पिरिचुअली, देखने में तो सॉलिड है, ठंडा है, मगर साइकिकली स्पिरिचुअली उसमें ये फायरी एस्पेक्ट है, सो इट इनहिबिट्स द एंजेलिक फोर्सेस। तो ये इसके मैं समझता हूँ काफी, कोई ऐड करना चाहे या सवाल हो तो एक बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन ऑफ हिज बेसिक थीसिस उन्होंने इस इनके मेटल्स के थ्रू कह लो, वही बात हर जगह ही नजर आती है ना, जो प्रिंसिपल है क्रिएशन या कॉस्मोलॉजी कह लो। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक कोई सवाल जवाब? अब वो केन, ये अब time changed into space, chapter 23, he starts by saying in an earlier chapter जो पिछले से पिछला था, Cain और Abel, it was stated that in a certain sense time consumes space, and that it does so in consequence of the power of contraction contained in it, which tends continuously to reduce the spatial expansion to which it is opposed. But in its active opposition to the antagonistic principle unfolds itself with ever-growing speed. चलिए इसको मैं अब summarize करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, just to remind you, क्योंकि पहले उस chapter में बात हो चुकी है
कि टाइम जो है उसकी क्वालिटी और स्पेस की क्वालिटी, एक को उन्होंने मोनोमैड्स के साथ जोड़ा था और एक को उन्होंने सेडेंटरी से। टाइम के उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्शन और स्पेस का प्रिंसिपल बताया था एक्सपेंशन। ठीक हो गया। अभी वो ये बात कह रहे हैं कि ये तो उसका फिर ऑपोजिट ये था कि भाई जो सेडेंटरीज हैं दे आर फिक्स्ड इन स्पेस बट दे वांट टू कंजर्व देमसेल्व्स थ्रू एडिफिसेस एंड सॉलिड ये चीजें बनाते हैं। जो नोमैड्स हैं दे आर free in space but their arts are all connected to time, that is music and poetry. इसलिए balance बड़ा जरूरी है, which happens to trade and जो आप division of labor है। But now he says that इसका principal contraction है ना, so it seems to eat up space. But at the same time इसका जो contractive principle है वो उसके अपने अंदर भी जारी है कि उसकी विद टाइम स्पीड बढ़ती जाती है, because he says that time is not homogeneous, it's not a straight line, it is qualified by cyclical conditions, or as the cycle proceeds time becomes more and more contracted, and one of its symptoms is the shortening of lives amongst others। ये आप पढ़ चुके हैं। Time compresses space and contracts itself। तो अब इसका अगला उन्होंने जो प्रिंसिपल बताया है कि भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड कह लो विल बी, अभी उदाहरण लंबा लिखते गए कि जब वो टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा and at one point logically वो zero हो जाएगा। This will practically be the end of the world। There will be no more time। So what will there be? Simultaneity। Time has been changed into space। कहते हैं कि when time ends, corporal existence ends। Corporal यानी कि physical existence ends, as time is one of the determining conditions of corporal existence। Time और space के अंदर ये पूरी existence physicality की हो रही है ना, जब उसका एक dimension खत्म हो जाएगा तो existence ही roll up हो जाएगी। मतलब ये है कि जो individual हम individuals हैं वो individual नहीं खत्म होगा। The being, यानी the person, is then in an extracorporeal prolongation of the same individual state of existence। हम जिसको कहते हैं जब हम मर जाते हैं तो कहते हैं ना कि बरज़ख में जाते हैं, इसका सिंबल है कब्र में, कब्र का जो भी स्टेट है तो वो इंडिविजुअल तो रहता है ना, फिजिकलिटी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह पूरी दुनिया के साथ भी होगा यानी कि इस इंडिविजुअल बीइंग की मोडालिटीज है, यानी कि एक रे ऑफ लाइट है, जब वो हरे शीशे में से गुजरती है तो हरी नजर आती है, जब नजर आती है, तो जब साइकिक रैम से गुजरती है तो हमारी पर्सनालिटी वजूद में आती है, व्हिच इज अ साइकिक साइकोलॉजिकल बीइंग। जब वो मटेरियल आंसर में आती है बॉडी नजर आती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुएशन तो वही रहता है और उससे ऊपर सोर्स इज द स्पिरिट। पीछे थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि स्पेस टाइम इन मॉडर्न साइंस, और खुद ही अपने टाइम नहीं है उसको सवाल अक्सर लोग समझते हैं कि time is the fourth dimension, but he says time is not the fourth dimension of space, it's the fourth coordinate which needs to be coordinated। Three dimensions of space are the x, y and z axis, and the fourth coordinate is time।
So when time ceases to exist, आप पढ़िए ना, आगे जाके बताएंगे कि क्या होता है. The corporal world is not annihilated, but transmuted. And it immediately receives a new existence because beyond the stopping point, like this point, stopping point, इसको ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं. ये एक साइकिल खत्म हुई, फौरन ही दूसरी शुरू हो जाएगी. Beyond the stopping point corresponding to the unique instant at which time is no more, the wheel begins to turn again for the accomplishment of another cycle. ये हमारे सब के ट्रेडिशन में सिंबॉलिक लफ्जों में सब बयान किया हुआ है. New golden age, coming of Christ, coming of Shambhala for the Buddhists, उनकी एक मिथ है. Religions भी ये कहते हैं. We can see उसको जो भी कहते हैं कि that is approaching in a cloud. या Jews कहते हैं कि heavenly Jerusalem will descend, a state of perfection. उस तरफ आते हैं. The wheel begins to turn again for the accomplishment of another cycle. तो हदीसों में भी ये पता चलता है कि वो एक एज आएगी जब ये हार्मनी और जस्टिस होगा, बड़े साल गुजर जाएंगे तो इंसान फिर दीवानों से भी गिर जाएगा. मीनिंग से वही साइकिलिक ही हो गया ना, और तो फिर वो आ जाएगी क्या. The end is in fact the restoration of the quote-unquote primordial state. यानी कि जो गार्डन ऑफ ईडन टाइप स्टेट, यानी अब सब कुछ परफेक्शन होगा. So the beginning, which was the garden, and the end, which is the golden age, are not end. तो ये point है ना, and beginning भी है. They are outside of time. इसलिए पुरानी stories कहती हैं ना once upon a time. They refer to that before time, before the fall. अब इधर कॉन्सेप्ट आ जाता है बिगिनिंग और एंड का. तो इन पॉइंट्स के बाद आप पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा कनेक्शन नजर आए. बिगिनिंग एंड एंड. बिगिनिंग का सिंबल है टेरेस्ट्रियल पैराडाइज, गार्डन ऑफ ईडन, और एंड का बिब्लिकल सिंबल है द हेवनली जेरूसलम, which will descend from earth. Both are perfections. One is garden symbolism, the other is building symbolism. Yeah, obviously spatial symbolism. Return to, and both are symbols of the return to the center of the world. वो कैसे? Terrestrial paradise, heavenly Jerusalem. Exteriorized forms of the center. Center basically the spirit is the presence of God. Both are His expressions in the created. Reflections of God. The clearest reflection of God in the world is in the center of the world, which is the paradise, the earthly paradise. देखिए ना, वो जो पुराना सारा सोच है, उसमें ये तो एक डायमेंशन है ना क्रिएशन का, कि हमने मिट्टी से आदम को बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी. आदम को तो मिट्टी से ही बनाया ना. रूह कनेक्ट करती है उसको डिवाइन एसेंस से और सारी और भी दुनिया है. So this, by this image, the center. Adam was created in the image of God, and at the center there was no time. Everything was simultaneous, and that is symbolized by a garden. And the center of which is the tree of life, which is another symbol of the Spirit of God. Which of the axis which connects to God. The world is connected to God at its center. So इंसानियत का सारा सफर इस सेंटर से फिर दूरी का रहा है ना. So much so कि अब हम मतलब उसका सोच भी नहीं है, बड़ा दूर लगता है. अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाहे टेरेस्ट्रियल पैराडाइज हो या एंड ऑफ टाइम में
द रिटर्न कह लो या ऊपर से वो चीजें वापस सेंटर में जब लाई जाएंगी तो उस वक्त वो एक डिवाइन सिटी का भी एक सिंबल आता है, मगर दोनों के सेंटर में ट्री ऑफ लाइफ है, which means that both are the symbols of one and the same reality. The fall is the moving away from the center, the essence or unity, towards multiplicity and towards the substance pole, materiality. यहाँ unity है ना, यहाँ multiplicity है, with time ये overtake कर जाती है। ये भी खूबसूरत मुझे लगी बात। Are you with us, Mr. Mohsin? इधर वो बताते हैं कि हिब्रू में जो ये लफ्ज है ना, इस ओरिजिनल स्टेट का वो परदेश, PARDES, it comes from the Persian paradise garden, परिदेश भी कहते हैं। एक तो ये पॉइंट है, but it stands for the center of the world। और इसका जो इक्विवेलेंट है संस्कृत में है वो पारादेशा, परदेश इसका हो गया। पर का मतलब एक तो होता है ऊंचा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी यूज होता है। पारादेशा के मतलब है सुप्रीम रीजन, मगर इसका सेकेंडरी मीनिंग है डिस्टेंट रीजन। आम उर्दू वगैरह में तो दूरी का इजहार है, जबकि दोनों चीजें बड़ी, ये इस लफ्ज में दोनों होती कितने सामने आ गई कि वो जो सेंटर है वही हकीकत है जहाँ खुदा है, और अब हम उससे बड़ा दूर है, तो परदेश है, वो बड़ा दूर भी है। Which is beautiful. Apparently most distant at the end of the world. क्योंकि पूरी वहाँ से शुरू हुए थे फिर एंड पे पहुँच गए, तो बहुत सबसे दूर है। But now he changes everything. He says that this is only an appearance because God can never be far. वो तो we have moved very very far away from Him. But if He wasn't at the center of each and every thing, everything will not even exist. ये हमारी perception ऐसे होगी ना। The kingdom of God is within you. ये Christ की से Luke से लाते हैं। Since it has never ceased to be at the center of all things. To actualize that center, the temporal condition must necessarily be suppressed. क्योंकि ये जब टाइम में इंसान गिरा तो टाइम तो एक सफर है, दूरी का सफर है और कांस्टेंट मूवमेंट है, जबकि ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये तो टाइमलेस है। इससे समझ आती है कि सारे जो सीक्रेट अक्सर आर्ट्स हैं, दे एंड वी कॉल, हम अक्सर आर्ट की क्लास में बात करते हैं कि ये सेंस ऑफ इटर्निटी दे रहे हैं, तो इससे वो भी बहुत समझ आती है कि जैसे कि इस्लामिक डिजाइन होगा, इट विल बी द होल थिंग विल बी देयर इन वन इंस्टेंट, कंप्लीट हार्मनी इन सेंटर, यानी कि इन स्पेस जीत गई है, टाइम नेगेट हो गया कि आपके पास होल। इसलिए इन सब चीज़ों में भी आज मुझे समझ आ रही है कि जो बॉर्डर का एक सिंबलिज्म ये भी है, इट्स अ होल व्हिच इज ऑल देयर इन वन इंस्टेंट। ये सारी आर्ट्स हमें हमारा ओरिजिन ही याद करा रही है, व्हिच वाज टाइमलेस एंड कंप्लीट एंड हार्मोनियस। उस तरह देखें तो अगर इंसान थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन टाइम को ऑफ कर दे तो ही विल फाइंड हिमसेल्फ इन द टाइमलेस नाउ, जो कि सारी रूहानियतों का मकसद ही है। इसीलिए कभी कभी मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन में समटाइम्स किसी चीज, किसी कैटलिस्ट की वजह से जब वो when we inspired by something truly, तो we feel kind of we have this feeling of timelessness. ये ग्रेट आर्ट में ये होता है, बड़ा जबरदस्त म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक को, तो उसमें मैंने अभी कल परसों कोई किसी की बात कर रहा था, पढ़ रहा था, किसी म्यूजिशियन लिख रहे हैं, किसी और ने किसी साहब के सरोद के बजाने पे कहा it seemed as if time stopped. Exactly. यानी कि great art also brings us into a timeless zone. और हमारे म्यूजिक में तो बहुत ज़्यादा it used to be what they aspired to. अलाउद्दीन खान साहब रविशंकर के उस्ताद थे,
वो रेडियो पे उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, बजाना शुरू करते थे तो ही वुड देन बी लॉस्ट, रिकॉर्डिंग खत्म भी हो जाती थी, वो बजाते रहते थे, उन्हें नहीं पता। 1.5-2 घंटे गुजर जाते थे तो लोग कहते थे जी वो खत्म हो गई। अच्छा अभी तो मैं देवी ने नजर आना शुरू हुई थी। For him time had stopped. He was into a spiritual zone. So which is amazing कि ये these arts are really visions of that eternal center of the time. So ये this was my takeaway from this chapter. But he says that therefore individuals and mystics obviously can, जैसे हुजूर ने कहा कि नमाज मोमिन की मेराज है। आपको पता है ना मेराज की सारी सिंबलिज्म ये है कि द प्रॉफिट एस्केप टाइम, कि वो अभी भी हिल रही थी कुंडी वगैरह, उसको जैसे सिंबलाइज किया जाता है। But space was also rolled up. No? सफर जो था वो मक्का से जेरूसलम था। So then he reached the center of the earth. And symbolize that point from where he could go. जो भी है, मजेदार बात है। अब इसको आगे पढ़ते हैं, इस पे तो काफी सोचा जा सकता है। Individuals can realize this through practice and जो भी, but humanity so they can, when the cycle ends, when the whole of humanity will be reintegrated into the primordial state, which is equal to self. Here, which is the source. God is reflected at the center. और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि at the end space wins in that sense, कि जो वो उसका एक सिंबल है वो जेरूसलम है, which is a spatial symbol of a city. एक तरफ garden symbolism है, एक तरफ crystalline symbol. And that city is made of precious stones in this. आखिरी पैरा में पढ़ देता हूँ, ये तो हमने ख़त्म ही कर लिया। अब आप आराम से पढ़िएगा चैप्टर, तो फिर बताइएगा, या जिन्होंने पढ़ लिया है वो अभी भी हम डिस्कशन कर लेंगे। We have 2-3 minutes. आखिरी पैरा पढ़ दूँ। वो ये बता रहे हैं कि टाइम कैसे वो हमें रोकता है ना, उस टाइमलेसनेस से। But as far as humanity, or more exactly a humanity taken in its entirety is concerned, release from time obviously implies that the said humanity has passed completely through the cycle of its corporal manifestation. यानी कि पूरी दुनिया की स्टोरी जब खत्म होगी तो जाहिर है वो पॉइंट रीच हो जाएगा। Only then can it, together with the whole of the terrestrial environment that depends on it and participates in the same cyclic movement, be really reintegrated into the primordial state, or what is the same thing, into the center of the world. This center is where, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ, this center is where time is changed into space. Here space is a symbol of simultaneity, because it is where the direct reflection in our state of existence of the principial eternity is found, and thereby all succession is excluded. Moreover, death cannot attain thereto, so that it is also the very seat of immortality. All things appear therein in perfect simultaneity in a changeless present, through the power of the third eye, जो यहाँ विद्या का symbolism है, the vision of the spirit, with which man has recovered the sense of eternity.